गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ध्यान दें, आज हम लोग को पढ़ना है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में, उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग एक छोटी सी बात सीखें। एक्स डैश, आप लोग को ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब कुछ चीजों का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीखिए। जैसे मान लीजिए कि रेखा कोई रहता है 2x + 3y + 5 = 0। तो इसको तो आप लोग 10th क्लास में सीखे हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं और उसको आप लोग मिला देते हैं, ड्रॉ हो जाता है। अब देखिए, तो रेखा को तो आप लोग बहुत पूर्व परिचित हैं। अब देखिए सर्कल के लिए ध्यान दीजिए, वृत्त के लिए x² + y² = a²। ये क्या होता है, जो देखिए 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ये वैसा सर्कल है जिसका सेंटर मूल बिंदु है और रेडियस त्रिज्या जो है a है। तो देखिए ये कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, अब त्रिज्या ये हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये एक सर्कल हुआ जो इसका ग्राफ क्या हुआ, ये ड्रॉ हुआ, और जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस क्या है ए है। अब देखिए एक सर्कल, देखिए एक सर्कल का इक्वेशन ये भी होता है x - h² + y - k² = a²। इसके बारे में देखें, ये भी एक वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर क्या है एच के और रेडियस है ए। तो इसके लिए क्या बनेगा सर्कल, ये ऐसा बना, एच के सेंटर हो गया, रेडियस ए हो गया। तो ये तो आप लोग सर्कल के बारे में जाने। देखिए कुछ आकृतियां हैं जिसको कि आप लोग को रफली ग्राफ खींचना आना चाहिए, उसमें आप लोग को तो लाइन के बारे में पूर्व परिचित हैं। आप लोग 11th क्लास में वृत्त का इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, इतना और इतना दो पढ़े हैं, दोनों के बारे में आप लोग को बतलाए। अब आप लोग को परवलय बतलाते हैं। परवलय के लिए जानते हैं आप लोग y² = 4ax, जहां a > 0 ऐसा हो तो इसका आप लोग ग्राफ जानते हैं, इस तरीके से होता है x डैश y डैश, ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ये y² = 4ax का ग्राफ हो गया। इसका जो फोकस होता है, नाभि होता है, वो a0 होता है। अब दूसरा देखिए, एक फॉर्म ये पढ़ने को आप लोग को है y² = -4ax, जहां a > 0, मतलब a > 0 तो ये आगे माइनस ही रह जाएगा। तो y² = -4ax है, तो इसको जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा होता है x डैश y डैश, ओरिजिन हो गया। तो इसका ग्राफ इधर से ऐसे चलेगा, ये हो गया y² = -4ax। इसे देख लिए, इसका जो फोकस होता है -a0 होता है। अब देखिए, अब एक देखिए x² = 4ay, जहां a > 0। तो इसके लिए ग्राफ देख लीजिए कैसे होता है। ये x एक्सिस हो गया, x डैश y डैश ओरिजिन। तो ये ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है x² = 4ay। आपने देखा कि ये इस तरीके से चलता है। इसका आपको नाभि जो फोकस होता है उसका निर्देशांक होता है 0a। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, फोकस का 0a। अब एक बच गया, और इसमें x² = -4ay, जहां
ए ग्रेटर देन 0, सभी में ए ग्रेटर देन 0 ही रहता है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x डैश y डैश, तो ये हो जाता है इस तरीके से, x² = -4ay, ये ओरिजिन हो गया। इसका जो नाभि होता है 0, इसका जो नाभि होगा -a0 होगा। तो आप लोगों ने देखा कि परवलय का जो हम लोग का फॉर्म है y² = 4x, तो इधर y² = -4x, तो इधर x² = 4ay, तो ऊपर की ओर, और x² = -4ay, तो नीचे की ओर। ये आपने परवलय के बारे में जाना, तभी दो चीज सीखा आपने, एक वृत्त के बारे में सीखे, एक परवलय के बारे में सीखे। एक चीज और आप लोग सीख लीजिए ग्राफ बनाने के लिए, दीर्घवृत्त, इलिप्स, इसके बारे में सीखिए। अब देखिए इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² y a² प्लस y² yb² = 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो देखिए, x डैश y डैश, ये बाबू इस तरीके से बनता है। यहां से यहां तक की दूरी ए होता है और यहां से यहां तक की दूरी बी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इलिप्स हुआ। जब यहां पर जब क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ऐसा बनता है, और जब यहां पर ए बी से बड़ा है तो इस तरीके का आकृति बनता है, और जब ए छोटा हो बी से तो इसका आकृति बस सिर्फ थोड़ा सा बदल जाता है, जो इधर से चपटा है वो ऊपर से दब जाएगा, इस तरीके से हो जाता है बाबू। ये हो गया ई, बी हो गया, देखो इसमें बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया। इसको बोलते हैं क्षैतिज दीर्घवृत्त, और इसको बोलते हैं उदग्र दीर्घवृत्त, x डैश y डैश। अब देखिए रेखा के बारे में एक बात और सीख लीजिए आप लोग, जो अभी हम लोग क्या सीखें बाबू, सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, फिर सीखें पाराबोला मतलब परवलय का, फिर दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स का सीखे। अब एक चीज सीख लीजिए, फिर रेखा का बारे में एक बात जान लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऐसे तो नॉर्मली कोई भी रेखा हो उसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर ही लेते हैं, इस तरीके से दिया हो रहा है x = a, इसका ग्राफ खींचने के लिए दे, a की जगह पर कोई समझने के लिए अंक ले लीजिए, जैसे ले लीजिए x = 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बाबू। तो देखिए ध्यान से, x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। जैसे देखिए x = 3 दिया है, तो यहां पर निश्चित तो 1 2 3 कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो ये 3 जो देख रहे हैं यहाँ x = 3 पर, यहां से यहां तक 3 है, तो ये x = 3 का ग्राफ हो गया। ये जो लाइन चलता है वो बाबू y एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर x = कोई संख्या दिया हुआ हो तो वहां से वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया जाता है। तो यही हो गया x = 3 का ग्राफ, ये हो गया। अब इसी तरीके से आप लोग के पास कह दे कि y = 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इधर 1 2 3 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये यहां से x एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए, तो ये हो गया y = 3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। उसमें डिस्टेंस क्या था, इतना। तो ये जो हम लोग देखे, ये समाकलन के अनुप्रयोग जो उपयोग जो हम लोग करते हैं, उसमें आप लोग को प्रत्येक चीज का रफली ग्राफ खींचना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में कि क्या है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के बारे में देखें।
तो सबसे पहले आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन देखिए। जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन एक लीजिए, एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इसका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। तो ये एक एरिया को निरूपित करता है। किस एरिया को निरूपित करता है उसको अच्छे से समझिएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन हो गया। ये जो एफ एक्स है, मान लीजिए कि आपके पास एक वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको खींचिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक वक्र बना दिए। लोअर लिमिट है a, तो x इक्वल टू a। अपर लिमिट है b, तो x इक्वल टू b। यहां तक a है बाबू, तो x इक्वल टू a हो जाएगा। यहां से यहां तक मान लो b है, तो x इक्वल टू b का ग्राफ हो गया। और x एक्सिस, सो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को ये निरूपित करता है। तो इस एरिया को निकालना है तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx, या y के जगह पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये हमारा जो निकलेगा, ये आकृति यहां से यहां तक ये जो घिरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं, इसी का ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिल्कुल वही चीज है बाबू जो आप लोग को अभी हम बतलाए। फर्स्ट नंबर देखिए, वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, एक्स अक्ष ये एक्स अक्ष हो गया, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए हो गया, x इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी हो गया। से सीमाबद्ध मतलब ये चारों ओर से जो घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान से सीखें, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपको आकृति बनता है उसका एरिया धनात्मक आता है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, किसी का भी क्षेत्रफल हम लोग बात करते हैं तो धनात्मक में ही बात करते हैं। अगर बाबू आप लोग ये सोचें कि ये रहता इस तरीके से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स इधर ग्राफ आया, तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये जो नीचे आता है तो इसका एरिया क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। किससे घिरा, ए से कहां तक, बी तक, तो ए से बी तक हुआ, और ये घिरा हुआ है तो इसके एक्स एक्सिस, तो इसका एरिया इतना हुआ। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो किसी चीज का एरिया बाबू निगेटिव होता नहीं है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए या तो इस जगह मॉडुलस लगाते हैं या पूरे में मॉडुलस लगा देते हैं। आप लोग समझे, इसको मॉडुलस कर देते हैं, मतलब इसका मान माइनस हो चाहे प्लस, रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया हो जाएगा। अब देखें एक बात बिल्कुल सेम, इसके बाद हम लोग समझें। मान लीजिए ऐसा आप लोग के पास है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन हो गया। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है एक्स इक्वल टू जी वाई, एक फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू जी वाई। यहां पर है वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, और वाई एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र इधर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए टू बी एक्स डी वाई। वहां पर लिखते थे वाई डी एक्स। इसके जब इस तरीके से था बाबू, तो आप लोग
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहां पर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स था, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र ये था। तो इसके लिए हम लोग लिए थे ए टू बी वाई डी एक्स। तो y के जगह पर क्या लिखते थे एफ एक्स, यहाँ x के जगह पर क्या लिखेंगे जी वाई। तो अंतर कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ ये y एक्सिस पर ये है तो वो y वाला फंक्शन के रूप में लाके काम कार्य करते हैं, एरिया निकालते हैं। ये x पर ये एरिया है ऊपर की ओर, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए टू बी, y के जगह पर क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। ये एरिया है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो इसका जो वैल्यू आएगा इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों तो सेम है, सिर्फ ये है y एक्सिस पर और यहाँ पर है x एक्सिस पर। तो ये आप लोगों ने देखा। तो ये फर्स्ट तो हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब सेकंड पर आए, कह रहा है एक वक्र y इक्वल टू एफ एक्स तथा एक रेखा, कोई x और y में जो प्रथम घात का समीकरण होता है रेखा को निरूपित करता है, से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसको ध्यान से देखेंगे। जब मान लीजिए ऐसा रहे, एक वक्र आप लोग के पास रहे y इक्वल टू एफ एक्स और एक रेखा इतना है, तो इसका ग्राफ खींचिए। x x डैश y y डैश। ध्यान दीजिएगा बाबू, y इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कि यही है y इक्वल टू एफ एक्स। एक रेखा है ये, इसका तो आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। आप लोग दो बिंदु लेकर के आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि रेखा के लिए आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो इस y इक्वल टू एफ एक्स और रेखा इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट कार्य आपको वही होगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो दो जगह मिला वो मिलेगा कैसे, ये y इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ ये रेखा, ये दोनों समीकरणों को यूज करके सोल्व करेंगे। तो सोल्व किए तो मान लीजिए कि आ गया x इक्वल टू ए और b आ गया। फिर इसमें x का मान रख दें, चाहे x का मान इसमें रख दें। तो मान लीजिए y इक्वल टू आ जाता है c, जब a रखते हैं तो y इक्वल टू c आता है और b रखते हैं तो d आता है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बाबू, a c। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, b d। अब देखिए इस पॉइंट का निर्देशांक, तो यहां से ऐसे एक इस बिंदु से होते हुए एक लंबवत लाइन खींचिए जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से यहां तक चलता है तो ये वाला दूरी a हो जाता है और यहां से यहां तक की दूरी b होता है। तो हम अगर ये दूरी a है तो ये रेखा का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए। यहां से लंब डालो तो यहां से यहां तक की दूरी b और यहां से यहां तक की दूरी d। तो यहां से यहां तक b है तो ये x इक्वल टू b होगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं पूरा एरिया निकालूं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये इतना एरिया निकालते हैं तो ये एरिया कैसे कितना होगा जो देखोगे। मैं क्या निकाल रहा हूं, ध्यान से देखोगे, यहां से लेकर के ये और ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये निकाल रहे हैं। तो होगा ए टू बी, ए से कहां तक होगा, बी तक। और ये किससे घिरा हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स से। तो यहां लिखेंगे y के जगह पर लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो ये एरिया निकल गया यहां से यहां तक, ये एरिया निकला। मान लीजिए कि बाबू ये लाइन ना होता तो क्या होता, ए टू बी, ये एफ एक्स से घिरा हुआ है तो हो जाता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये एरिया यहां से यहां तक निकलेगा
अब मैं ये एरिया निकालना चाहता हूं यहां से यहां तक, ध्यान देंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा देखिएगा, ए टू बी। अब इसको से y निकालो, तो ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे y निकालेंगे तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस सी होगा। ये दोनों को उधर किए तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स प्लस सी वाई बी। तो यहां पर लिख देंगे उससे y का वैल्यू निकाल करके माइनस ए एक्स प्लस सी वाई बी डी एक्स। तो ये जो एरिया निकला यहां से यहां तक निकला। अब देखो ध्यान से समझोगे, ये जो एरिया, ये एरिया जो इसका जो वैल्यू है किस एरिया को निरूपित करता है, पूरा यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से यहां तक। तो ये पूरा में से ये नीचे वाला को हटा दो तो ये दोनों के बीच वाला निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना माइनस इसका कर देंगे तो ये जो आएगा आपको, ये वक्र और रेखा के बीच वाला एरिया निकलेगा। पुनः सुने, पहले हम लोग इसका एरिया पूरा निकालेंगे तो ये वैल्यू हुआ, फिर इसका एरिया निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू हुआ, इसमें से इसको को घटा देंगे तो जैसा देखिए ये पूरा में से ये नीचे वाला को अगर घटा देते हैं तो ऊपर वाला निकल जाता है आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग वक्र और रेखा के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए दो वक्रों y1 इक्वल टू एफ एक्स और y2 इक्वल टू जी एक्स से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखें। तीसरा नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए, x x डैश y y डैश। जैसे देखिए y1 इक्वल टू एफ एक्स, y2 इक्वल टू क्या है, y2 इक्वल टू जी एक्स। यही दो वक्र है, उसके घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल सेम कार्य करना है बाबू। ये दोनों इक्वेशन, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे तो आपको इस जगह बिल्कुल वैसे ही पॉइंट मिलेगा एक। तो मान लीजिए कि पॉइंट ए मिला जो ए बी है, इस जगह एक पॉइंट बी मिला जो मान लीजिए कि सी डी है। चलिए ए सी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी डी। अब देखिए तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहां से लंब डालेंगे तो ये बिल्कुल वाई एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचते हैं। तो ये वाला दूरी ए होता है तो ये एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। यहां पर से एक लाइन खींचिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये x निर्देशांक है तो यहां से यहां तक b हुआ तो ये x इक्वल टू क्या होगा, b। अब देखो हमें इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं पूरा क्षेत्रफल यहां से यहां तक निकालूंगा। तो क्या होगा, a टू b y1 dx, y1 मतलब ये वाला ऊपर वाला। यहां पर y1 बड़ा है किससे, y2 से। ये जो y2 ग्राफ है उससे ऊपर है y1, तो पहले y1 वाला निकालेंगे। तो क्या पहले एरिया निकाले, a टू b y1 dx, मतलब आपको निकला यहां से यहां तक का ही पूरा एरिया निकला। उसमें से अगर ये नीचे वाला एरिया को घटा दें, मतलब यहां से ये वाला एरिया को घटा दें तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा। तो ये हो गया माइनस a टू b y2 dx। इसे एक साथ भी करके लिख सकते हैं, a टू b y1 माइनस y2 dx। अब एक चीज देखिए बाबू, इसमें तो हम लोग को मालूम है कि y1 ऊपर है y2 नीचे। अगर y2 ये वाला ऊपर होता और ये वाला नीचे होता तो यहां हो जाता
यहां पर हम लोग लिखते A2B y2 माइनस y1 dx, यही हो जाता। तो ये तो ग्राफ पर निर्भर करता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, उसके बाद ये एरिया निकलता है। अब देखिए अगला है, दो वक्रों y1 इक्वल टू fx और y2 इक्वल टू gx और दो कोटियां x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, उस पर ध्यान दीजिए। x x डैश y y डैश, देखा जाए बाबू y1 इक्वल टू एफ एक्स, तो एक ग्राफ बनाइए, मान लीजिए y1 इक्वल टू एफ एक्स हो गया। एक ग्राफ है आपको y2 इक्वल टू जी एक्स, मान लीजिए आ गया यहां y2 इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ई ए हो गया, x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू बी हो गया। इससे घिरा हुआ क्षेत्र आपको क्या मिला, ये वाला। इसका एरिया निकालना है तो बिल्कुल सेम कार्य जो अभी सीखे थे, पहले हम पूरा एरिया निकालेंगे ये वाला और उसमें से ये वाला को घटा देंगे। तो देखिए ए टू बी y1 dx, y1 के जगह पर आप fx भी लिख सकते हैं, माइनस ए टू बी y2 dx, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ए टू बी y1 माइनस y2 dx। अगर बाबू ये ऊपर होता, ये gx है, ये नीचे होता, तो इसको लिख देते y2 माइनस y1, बिल्कुल सेम बात होता। अब देखिए एक बात पुनः जो बतलाए हैं उसे फिर से याद रखिएगा, जो मैं बतला रहा हूं। x x डैश y y डैश ओरिजिन। अगर बाबू एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कोई आकृति बनता है, ए टू बी लेते हैं, तो वो धनात्मक एरिया आता है। एक्स एक्सिस के नीचे आपका कोई आता है तो ऋणात्मक आता है, लेकिन किसी चीज का एरिया हम लोग धनात्मक में लिखते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। अब देखिए बिल्कुल वाई एक्सिस के इधर लीजिएगा राइट साइड में, तो वो वाई एक्सिस पर बनाइएगा तो धनात्मक एरिया आता है। अगर ये लेफ्ट साइड में फिगर बनता है तो ऋणात्मक आता है, तो लेफ्ट साइड वाले में मॉडुलस लगा देते हैं। हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट ठीक किए हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट आप लोग को जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाएंगे तब होगा, और आप लोग को अगले पीरियड में एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम बतलाते हैं।